मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12 के मैग्नेटिज्म मैटर के 12th पार्ट में। तो बच्चों, जो लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर वो नहीं देखा है वो फटाफट से जाके लास्ट वाला लेक्चर देख लें, ताकि चीजें आगे भी आपके लिए हो जाए आसान। क्योंकि चीजें तभी क्लियर हो सकती है जब आपको पिछली चीजें अच्छे से आती हो। तो अब हम लोग आ चुके हैं आज मैग्नेटिज्म और मैटर के नेक्स्ट न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय शैथिल्यता। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जब हम किसी नर्म लोहे को या किसी लोहे को या फिर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय गुण आने लगता है। ये बात तो तय है। जब उसके अंदर वो चुंबकीय गुण आने लगा तो ये चुंबकीय गुण तुरंत समाप्त नहीं होता है। जब आप बाहर से चुंबकीय क्षेत्र उस पर से हटा लेते हैं ना, तो पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने किसी बड़े चुंबक को किसी एक मेटल के धातु के लोहे एक छड़ के ऊपर चिपका रखा हुआ है और उस पर छोटे छोटे पिन चिपका दिए, ऐसे करके वो लोहे के छड़ से चिपका हुआ है। लेकिन अगर आप धीरे से मैग्नेट को रिमूव कर लो तो भी कुछ मैग्नेट मतलब छोटे छोटे मैग्नेट हटाने के बाद भी जो वो कील जो है वो छड़ से चिपके रह जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि मैग्नेट को रिमूव करने के बाद भी, हटाने के बाद भी छड़ से कुछ छोटे आपके नेल्स मतलब कि नुकीले लोहे के जो भी कण हैं वो चिपके रह गए। इसका मतलब कि पदार्थ में उस छड़ में कुछ चुंबकीय गुण अभी आ चुके हैं। अब वो चुंबकीय गुण निर्धारित करता है उसके अंदर का चुंबकीय तीव्रता। मतलब ये है कि किसी पदार्थ में बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लाए जाने पर पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता आ जाती है और उसको हटाने के बाद भी कुछ चुंबकीय तीव्रता शेष रहती है। इसी पदार्थ को हम चुंबकित और विचुंबकित इसी प्रकार से करेंगे और हम ये देखेंगे कि पदार्थ के चुंबकन और विचुंबकन की प्रक्रिया कैसी होगी। और इस चुंबकन और विचुंबकन की प्रक्रिया को हम कहते हैं इस पदार्थ के लिए, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, चुंबकीय शैथिल्यता। ठीक, तो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तथा विचुंबकन की प्रक्रिया पदार्थ की चुंबकीय शैथिल्यता कहलाता है। ये पॉसिबल कैसे है? जब हम कोई बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लाएंगे तो आइए इसको समझना है, तो आइए एक ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो ये जो ग्राफ है एक्चुअली आपकी चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के लिए है। ये है आपका बाह्य चुंबकन क्षेत्र, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और ये है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब चुंबकन तीव्रता। पदार्थ की चुंबकन तीव्रता किसी पदार्थ में कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई ये डिसाइड करता है। ठीक, ये वाली एक्सिस आपकी आई की हो गई, नीचे वाली नेगेटिव एक्सिस होती है, मतलब आपका ये नेगेटिव आई को रिप्रेजेंट करेगा। ये है आपका माइनस एच, मतलब कि ये रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब बात करते हैं कि अगर मैं किसी पदार्थ को बाहर से किसी क्षेत्र में न लाऊं, तो बाहर से अगर हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में न लाए तो उसमें कोई टेंडेंसी भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे आप बाहर चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, बाहर से आप जो क्षेत्र ला रहे हैं उसे बढ़ाएंगे, तो पदार्थ सीधी सी बात है
चुंबकीय गुण प्राप्त करेगा। मतलब आपने छोटा चुंबक छड़ में चिपकाया था तो उसके अंदर कम गुण आए थे, अगर आपने मैग्नेट को बड़ा कर दिया तो उस रॉड में और बड़ी टेंडेंसी आएगी और अच्छे से वो मैग्नेटाइज होगा। कौन? वो जो आपने लोहे की छड़ चिपका रखी थी मैग्नेट के साथ। मैग्नेट बड़ा किया तो उसके अंदर तीव्रता भी अधिक आएगी। तो ये सारी चीजें नॉर्मली होती हैं, और लेकिन ये चीजें एक पर्टिकुलर पीक पर जाकर के हल्की सी कर्व दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा इस पर गौर करें। स्टार्टिंग में सब कुछ प्रोपोर्शनल रूल से, मतलब I प्रोपोर्शनल टू S से चलता रहा लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए, लेकिन आगे जाके ये कर्व हो गया। सीधी सी बात है, कोई चीजें जब पीक पर पहुंचती हैं तो वो थोड़ी रेजिस्ट करने लगती है, और जब पीक पर पहुंच जाएगी तो रेजिस्ट करते हुए उसकी तीव्रता जो वो मैक्सिमम किसी पॉइंट A पर पहुंच करके रुक जाएगी। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर के जितने भी डोमेन थे, छोटे छोटे डोमेन जो आपने प्रभाव क्षेत्र देखे थे, वो किसी क्षेत्र में अलाइन हो चुके हैं। अलाइन मतलब संरेखित हो चुके हैं और पदार्थ चुंबकित हो चुका है। ये है पहला स्टार्टिंग का कर्व। जैसे ही आप इस बाह्य चुंबकन क्षेत्र को रिमूव करना चाहते हो, क्योंकि आपने चुंबकित तो कर दिया, विचुंबकन करना चाहते हैं। नियम ये कहता है कि किसी पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए अगर आपने उसको सोर्स दिया है तो उससे छीन लीजिए, उससे ले लीजिए। अगर आप ले लेंगे तो उसको वापस से नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं होता है। किसी को देंगे, अगर वो बड़ा बन गया तो उससे ले लेंगे तो वापस वो छोटा नहीं बनता, कुछ हद तक वो डिक्रीज होता है, लेकिन अब तक उसके पास कुछ पॉपुलैरिटी, कुछ इंटेंसिटी आ चुकी है। आइए, अगर हम इससे बाह्य चुंबकन क्षेत्र धीरे 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 रिमूव कर लें, तो ये रिमूव तो आपने किया, नो डाउट, ये आपने चुंबकन क्षेत्र हटा तो लिया, और जब ये यहाँ पर पहुंचा, किसी पॉइंट बी पर पहुंचा, तो इसने अपनी तीव्रता कुछ बचा रखी है, शेष रखी है। ये देखिए, तो जब बाह्य चुंबकन क्षेत्र हटा लिया जाता है तो पदार्थ में कुछ चुंबकीय तीव्रता शेष रह जाती है, जिससे वो चुंबकीय गुण दिखा रहा था। आपने मैग्नेट हटा लिया था, फिर भी कुछ लोहे के टुकड़े उसमें चिपके हुए थे। इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी, धारणशीलता। इतना इसने धारण कर लिया तो कितनी धारणशीलता होगी? OB आपकी क्या कहलाएगी? धारणशीलता कहलाएगी। ठीक, O से B तक। अब इसको फिर से अगर मैं बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाऊं, बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाने के लिए हम क्या चाहते हैं कि पदार्थ पूरी तरीके से विचुंबकित हो जाए। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और उसको बड़ा बनाया है, तो अगर आप उससे पैसे लेंगे तो वो तुरंत खत्म नहीं होगा। तो अब आपने उसको क्या करना है, अब आपने उसको किसी दूसरे तरीके से उसको वापस से जीरो करना है। कैसे? तो आपने अगर फॉरवर्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया, नॉर्थ पोल लेकर के आए थे, तो अब धीरे धीरे आपने मैग्नेटिक पोल तो हटा ही लिया, अब नॉर्थ की जगह आप उसके विपरीत साउथ पोल ला सकते हैं, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायरेक्शन बदल सकते हैं। लीजिए, बदल दिया, ये बदल दिया। जैसे ही आपने बदल दिया तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट C पर, निश्चित बिंदु C पर आने के बाद पदार्थ पूरी तरीके से विचुंबकित हो चुका है। यहाँ पर ये बताता है कि इस समय वो लौह चुंबकीय पदार्थ अपनी टेंडेंसी को खो चुका है। अपनी टेंडेंसी खो चुका मतलब सारे लोहे के जो टुकड़े उस पर चिपके हुए थे वो सब रिमूव हो गए हैं। ये सब रिमूव हो गया मतलब अब पदार्थ कोई चुंबकित नहीं है। इसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं कि किसी धारावाही परिनालिका के बीच में अगर हम किसी लोहे के, नर्म लोहे की छड़ को ऐसे रख दें तो नर्म लोहा का छड़ चुंबक हो जाता है। जब आप उस परिनालिका में धारा बढ़ा रहे थे तो वो और अच्छा चुंबक बनता जा रहा था। अब आपने परिनालिका में धारा बंद कर दी तो सीधी सी बात है, लोहा अब वैसा चुंबकीय क्षेत्र नहीं दे पाएगा, उसमें चुंबकीय गुण रहेगा लेकिन कुछ कम रहेगा। इसका मतलब उस समय जो चुंबकीय गुण शेष रहेगा उससे हम उसकी धारणशीलता कहेंगे। ये धारणशीलता साथ में है, अलग नहीं। अब जब आपने देखा कि यहाँ पर कुछ शेष चुंबकीय क्षेत्र है तो अब उस परिनालिका में आपने धारा की दिशा उल्टी कर दी। अगर पहले क्लॉकवाइज थी तो अब आपने घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज कर दी। एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद वो जो छड़ है आपकी वो धीरे धीरे आपकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में संरेखित होगी या डिसअरेंज होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से डिसअरेंज हो जाएगी। जब ये पूरी तरीके से डिसअरेंज हो जाएगी तो पदार्थ क्या हो जाएगी, विचुंबकित हो जाएगी। यहां से अगर मैं इसको खुद से
फिर से चुंबकित करने की कोशिश करूं, तो ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये पदार्थ फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये देखिए, ये मतलब पहले जो आपके छोटे बार मैग्नेट थे वो किसी एक निश्चित दिशा में अलाइन हुए थे, अब आपने जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो ये धीरे धीरे क्या हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए, संरेखित हो गए, और इसकी टेंडेंसी फिर से आई है। लेकिन इस बार आपके जितने भी छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट थे वो विपरीत दिशा में हैं, कमजोर नहीं है, विपरीत दिशा में है। फिर आपने ये क्या किया, इसको मैक्सिमम पोलैरिटी A' तक पोलराइज कर लिया। इसका मतलब थोड़ा समझते आइए। अगर मैंने किसी पदार्थ को चुंबकित करने की कोशिश करी थी तो सारे जो एटॉमिक मैग्नेट थे पहले इधर संरेखित हुए थे और ये चुंबकित हो चुका था, ये कुछ इस तरीके से। कब, ये वाले पॉइंट पर। फिर आपने जब करंट को रिवर्स कर दिया तो जितने भी आपके एटॉमिक मैग्नेट थे वो इस तरीके से इधर इस दिशा में अलाइन हो गए। इसका मतलब ये दोनों में से कोई कमजोर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं यहां पर। अब मैं फिर से चाहता हूं कि ये वापस से डिसअलाइन हो जाए, तो इसको रिवर्स दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा वापस आते हैं और इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने B पर लाया, पदार्थ में कुछ शेष तीव्रता रह गई थी, उसे आपने कह दिया धारणशीलता। फिर आपने इसको खत्म करने की कोशिश करी, किसको, चुंबकीय गुण को समाप्त करने की कोशिश करी, तो आपने इसको रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र दिया, जिससे पदार्थ वापस से विचुंबकित हो गया। मतलब ये जो लोग हैं वो डिसअरेंज हो गए। तो यहाँ पर आपने इसको पूरी तरीके से डिसअरेंज कर दिया। O से लेकर के जो C तक की जो वैल्यू होती है, जब आपने इस पूरे चुंबकीय तीव्रता को समाप्त कर दिया, इसे हम लोग कहते हैं निग्राहिता, कोर्सिविटी। यहाँ पर पदार्थ में कोई भी चुंबकीय गुण अब नहीं बचा। यहाँ से आपने फिर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को उसी दिशा में बढ़ाया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के ये सब इस दिशा में संरेखित हो गए, मतलब सारे लौह चुंबकीय पदार्थ के एटॉमिक मैग्नेट इस दिशा में। फिर आपने इसको डिसअरेंज करने के लिए करंट को रिमूव करने की कोशिश करी, तो यहां तक पहुंचे, मतलब B' पर पहुंचे। यहाँ पे पदार्थ ने अपने अंदर कुछ क्षेत्र बचा रखा है। अब फिर से आपने क्या, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड देने की कोशिश करी, ये दिया, ठीक। फिर से आपने रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दिया। यहां पर आने के बाद फिर से पदार्थ अपने टेंडेंसी को खो चुका है। फिर अगर आपने इसको वापस से पहले जैसा बनाने की कोशिश करी, मतलब कि A पर पहुंचाने की कोशिश करी, तो इसलिए अब हमें ज्यादा चुंबकन क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी। कम चुंबकन क्षेत्र से भी हम इसे वापस से A तक पहुंचा सकते हैं और ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो जिसमें पदार्थ मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, चुंबकीय सैथिल्यता। आई होप ये बातें क्लियर हो रही। ओके, तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट एक्चुअली क्या शो करता है, तो ये शेष मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ये है पदार्थ में रिमूव करने के लिए कितना चुंबकन क्षेत्र चाहिए। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र, मतलब वही परिनालिका के अंदर चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं, तब पदार्थ चुंबकित होने लगता है। होने लगता है तथा महत्तम A पर यह पूर्ण रूप से चुंबकित होता है। पुनः
बाह्य चुंबकन क्षेत्र H को हटाने पर न लिख करके बच्चों, हटा रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, H को कम करने पर यह बिंदु B पर पहुंचता है, B पर पहुंचता। ठीक, अब इसकी परिभाषा लिखी जाए। धारणशीलता इसी में बाह्य चुंबकन क्षेत्र का मान हटाने पर, बाह्य चुंबकन क्षेत्र का मान, बाह्य चुंबकन क्षेत्र H को शून्य करने पर मतलब हटाने पर पदार्थ में शेष चुंबकन तीव्रता पदार्थ की धारणशीलता कहलाती है। धारणशीलता कहलाती है। इसको किसमें दिखाया गया है? OB, ध्यान दीजिएगा, धारणशीलता OB होती है। ये OB यहां से यहां तक और ये OB डैश, ये दोनों धारणशीलता है पदार्थ की। फिर से अगर मैं बात करूं पदार्थ को पूरा समाप्त करने की, मतलब कि पुनः H को उत्क्रम दिशा में, उत्क्रम दिशा में बढ़ाने पर, उत्क्रम दिशा में बढ़ाने पर यह बिंदु C पर तीव्रता समाप्त कर देती। ठीक है, तीव्रता समाप्त कर देती। यहां पे तीव्रता समाप्त हो गई, तो यहां पर जो तीव्रता समाप्त हो गई, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ा। ठीक, तो उसके लिए कितना एफर्ट करना पड़ा? OC आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो यहाँ पे निग्राहिता निकल के आती है, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्सिविटी। ठीक है, उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र का वह मान जिस पर पदार्थ चुंबकन प्रवृत्ति समाप्त कर देता है, मतलब चुंबकीय व्यवहार समाप्त कर देता है, पदार्थ की क्या कहलाएगी? निग्राहिता किससे दिखाते हैं बच्चों? OC, निग्राहिता OC कहलाती है, ये लीजिए OC, यहाँ पे OC और OC डैश दोनों आपकी क्या है? निग्राहिता। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा और आगे अगर मैं बढ़ूं और मैं अगर बात करूं कि ये लूप क्या बताता है, तो फिर से अगर हम विपरीत दिशा में बढ़ाएं, पुनः यह प्रक्रिया बढ़ाने पर एक बंद लूप प्राप्त होता है। इसे सैथिल्य लूप कहते हैं।
इसे शैथिल्य लूप कहते हैं। ओके, शैथिल्य लूप कहते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं प्रोसेस, इसमें एनर्जी लगी, कितनी लगी, इधर एक्स्ट्रा देना पड़ा पदार्थ को चुंबकित वापस करने के लिए, और वापस जीरो बनाने के लिए भी एक्स्ट्रा देना पड़ा, जिससे ये क्षेत्रफल मिलता है हमको। ये जो क्षेत्रफल देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण देखने को मिल रहा है। अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो उसी पद से जाता, उसी पद पे लौट आता। तो इस क्षेत्रफल की वजह से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगी, और इससे हम लोग कहते हैं हानि। तथा शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल शैथिल्य हानि कहलाता है। अब शैथिल्य हानि क्या होती है? पदार्थ के चुंबकन और विचुंबकन में जो अतिरिक्त एनर्जी लग जाती है, उसे हम शैथिल्य हानि कहता है। वो शैथिल्य हानि कहीं और नहीं, उसी में अणुओं को वापस से डिसअरेंज और अरेंज करने में हीट एनर्जी के रूप में, ऊष्मीय प्रक्षोभ के रूप में खर्च हो जाती है, हमें प्राप्त नहीं होती है, इसी को शैथिल्य हानि कहते हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। अगले क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके विचुंबकन के प्रक्रियाओं के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।